फेयर। लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए डिफरेंट कॉस्ट्स कैलकुलेट की थी। अब हम उन सारे टॉपिक्स को सम अप कर रहे हैं। हमें जब कंपनी के इन्वेस्टर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना होता है, जिसको हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैक कहते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए हमें एक चाहिए होता है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कंपनी से क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, क्या रिटर्न रिक्वायर कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दूसरा हमें कैलकुलेट करना होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हमने सीई करके रखा था और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को हमने सीपी करके रखा था। और तीसरा हमें कैलकुलेट करना होता है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के हमने 3 तरीके पढ़े थे, वाज डीवीएम, डीजीएम एंड सीएपीएम। इस क्वेश्चन का हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्यूब लिमिटेड एज फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर 10 रुपीज ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स, ऑर्डनरी शेयर्स। याद रखें कि जो भी अमाउंट इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखा होता है वो उसकी पार वैल्यू होती है। अब इसमें हमारे पास कितने रुपयों का कैपिटल है? 50 मिलियन का। और एक शेयर की पार वैल्यू 10 रुपए है। अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो 5 करोड़ रुपए में कितने शेयर्स मिलेंगे? अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो 5 करोड़ रुपए के कितने शेयर्स मिलेंगे? फाइव मिलियन। ओके। नंबर ऑफ शेयर्स हमेशा कैसे निकाला जाएगा? जितना भी कंपनी का शेयर कैपिटल होगा उसको डिवाइड किया जाएगा पार वैल्यू से। अभी आपका शेयर कैपिटल है 50 मिलियन डिवाइडेड बाय एक शेयर की पार वैल्यू है 10 रुपए। तो हमारे जो शेयर्स इशूड हैं वो हो गए 50 लाख। नीचे नोट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। याद रहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जब भी जिक्र आता है तो इसका मकसद होता है रिस्क फ्री। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफर अ रिटर्न ऑफ 5%. एवरेज स्टॉक मार्केट रिटर्न इज 8% per annum. Cube Limited's equity beta is 1.24.
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कंपनी का CAPM के हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? CAPM हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उस हिसाब से आप मुझे बताएं कि हमारी कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? CAPM में हम सबसे पहले रखते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री रेट जो गवर्नमेंट ऑफर कर रही है वो है 5%, प्लस स्टॉक मार्केट में चल रहा है 8% और रिस्क फ्री है 5%। तो रिस्क प्रीमियम कितना हुआ? आठ परसेंट में से 5% माइनस करेंगे, ये बनेगा 3%। 3% है रिस्क प्रीमियम और कंपनी का इक्विटी बीटा है 1.24। आंसर रबाब ने बताया है 8.72। प्लीज वेरीफाई। उमर 8% तो मार्केट दे रही है, बेटा आपका क्योंकि 1 से ज्यादा है, इसका मकसद आप मार्केट से ज्यादा रिस्की हैं। और जब आप मार्केट से ज्यादा रिस्की हैं तो आपको रिटर्न भी ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो हमारी कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 8.72 है। उसके अलावा हम कैलकुलेट करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है ऑर्डनरी शेयर ऑफ क्यूब इज ट्रेडिंग फॉर 14.60 ईच और कंपनी के शेयर्स कितने इशूड है? कंपनी के शेयर्स इशूड हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे 5 मिलियन। और कंपनी का एक शेयर मार्केट में चल रहा है कितने का? 14.60 का। तो कंपनी के टोटल शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई? सुभाष के मुताबिक 73 मिलियन आंसर आ रहा है। तो हमने दो चीजें कैलकुलेट कर ली, एक हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता चल गया
और दूसरा मार्केट चल गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ₹5 प्रेफरेंस शेयर्स, ₹5 इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखे हुए हैं, तो ये हो गई उसकी पार वैल्यू। अगर ₹5 का एक शेयर है तो 2.5 करोड़ रुपए के कितने शेयर्स मिलेंगे? शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू। फेयर। आप लोगों का आंसर है 5 मिलियन शेयर्स। तो हमारी कंपनी ने 5 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए हुए हैं और 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स भी इशू किए हुए हैं। पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या आप लोगों को याद है कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे निकाली जाती है? इसके कौन से मॉडल्स होते हैं? अगर के प्रेफरेंस शेयर्स इरिडीमेबल हुए तो हम इसको डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, और अगर रिडीमेबल हुए तो आईआरआर के तहत। नोट ये कहता है प्रेफरेंस शेयर्स आर इरिडीमेबल। अगर इरिडीमेबल है तो हम इसको डीवीएम के थ्रू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैलकुलेट करेंगे एंड पे डिविडेंड ऑफ 9%। पार वैल्यू कितनी है? ₹5। ₹5 का 9% डिविडेंड है। Sunil, it is not dividend divided by face value, it is dividend divided by fair value, market value. ओके, तो कंपनी एक शेयर पे डिविडेंड कितना दे रही है? 45 पैसे। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकाला जाएगा एज डी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट, डिविडेंड डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस। क्वेश्चन में लिखा हुआ है करंट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 5.20। तो डिविडेंड है 45 पैसे
और शेयर प्राइस है ₹5.20। मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आ रहा है आंसर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का? So the answer is 8.65%. ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसके अलावा हमें चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स इशूड कितने हैं हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किए थे, 5 मिलियन शेयर्स। और एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? ₹5.20। तो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स की टोटल मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? सुनील 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.65% आएगा। ये हो गया 26 मिलियन। सुनील ये देखें, हमारे डिविडेंड है 45 पैसा डिवाइडेड बाय ₹5.60। डिविडेंड कितना था? 45 पैसा है ना। ओके, ₹5.20। इसको फिर हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये आ रहा 8.65। ओके, तो 26 मिलियन हमारे प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू है और 8.65 हमारे प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट। तीसरा सोर्स हमारी कंपनी ने कौन सा यूज किया हुआ है? पहला सोर्स था ऑर्डिनरी शेयर्स, दूसरा सोर्स प्रेफरेंस शेयर्स, तीसरा है लोन नोट्स यानी डेट। लोन नोट्स का
कॉस्ट ऑफ डेट हम कैसे निकालते हैं हमेशा? एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। लोन नोट्स, एक लोन नोट की पार वैल्यू कितनी है? एज डिस्कस्ड अर्लियर, जो भी वैल्यू इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखी हुई होगी वो उसकी पार वैल्यू होगी। ये लिखा हुआ है 100 रुपीज लोन नोट्स, 40 मिलियन के लोन नोट्स हैं। एक लोन नोट की पार वैल्यू है 100, 40 मिलियन यानी 4 करोड़ रुपए में कितने लोन नोट्स मिलेंगे? चार लाख। ओके, तो आप लोगों ने कहा कि इसमें हमें मिलेंगे या हमने इशू किए हुए हैं 4 लाख लोन नोट्स। इस पे कूपन इंटरेस्ट कितना है? कूपन कौन सा होता है? जो इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखा हुआ होता है। और कूपन इंटरेस्ट वो होता है जो कि कंपनी रेगुलरली पे करती है। तो आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए अगर इन्वेस्टर ईयर 0 में इन्वेस्ट करे तो आज मार्केट में एक बॉन्ड कितने का है? क्वेश्चन में मैंने लिखा है लोन नोट्स आर रिडीमेबल आफ्टर 4 years at premium of 8 rupees each. Current value of loan note in market is 103.6. यानी आज अगर कोई इन्वेस्टर हमारा लोन नोट खरीदे तो 103 रुपए 60 पैसे का है। फिर इसकी मेच्योरिटी है 4 साल की। और इस पे कूपन इंटरेस्ट कितना है? 7%। 100 का 7% कितना बनेगा? 100 का 7% वापस 7। तो हम इन्वेस्टर को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे साल में 7 रुपए का कूपन इंटरेस्ट देंगे। और चौथे साल में ये रिडीमेबल कितने पे है? 8 रुपए प्रीमियम पे। 100 रुपए वाला बॉन्ड
₹8 प्रीमियम पे रिडीम होगा, तो ₹100 तो उसकी पार वैल्यू हुई और ₹8 उसका प्रीमियम हुआ। तो कंपनी इन्वेस्टर को चौथे साल में ₹108 वापस करेगी। अब इस पे हमने लगाने हैं 2 तुक्के। से हम पहले 7% पे इसको डिस्काउंट करके देखते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 7% का 4 साल का एन्युटी फैक्टर कितना होगा? 7% 4 साल का एन्युटी फैक्टर। वन माइनस 1 + i पावर -n डिवाइडेड बाय i 3.387। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कैश फ्लो के साथ। कैश फ्लो है ₹7 पर एनम, तो ये आ रहा है 23.71। %7 का चौथे साल का डिस्काउंट फैक्टर 1/1 + i पावर 4 0.7629। इसको मल्टीप्लाई किया कैश फ्लो से ₹108 से, तो वैल्यू आ रही है 82.393। इन चारों को प्लस माइनस करके देखें कि एनपीवी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इन तीनों को ₹103.60 माइनस में है, बाकी 23.71 एंड 89.39। देखिए हमारी एनपीवी कितनी आ रही है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव 10.1। इसका मतलब ये बॉन्ड 7% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो हम दूसरी परसेंटेज कैलकुलेट करके देखते हैं अपनी तरफ से, तुक्का 10%। 10% का फैक्टर कितना बनेगा?
10%, 4 साल का एन्युटी फैक्टर। वन माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n होल डिवाइडेड बाय आई, 3.170। मल्टीप्लाई किया कैश फ्लो से, यह गया 22.19। फिर चौथे साल का डिस्काउंट फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई पावर n, 0.683। ₹108 से मल्टीप्लाई किया, यह गया 73.76। क्या आंसर आ रहा है इन तीनों का? $7.645। नेगेटिव। अब हम कैलकुलेट करेंगे इनका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये तो तय है कि लोन नोट्स 7% से ज्यादा लेकिन 10% से कम रिटर्न दे रहे हैं। तो एक्चुअली कितना रिटर्न है? पहले रखा हमने ए, फिर एनपीवी एट लो परसेंटेज डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लो परसेंटेज माइनस माइनस प्लस एनपीवी एट हाई परसेंटेज इनटू बी माइनस ए। ये कैलकुलेट करके बताएं आईआरआर कितना आ रहा है।
8.7%। वेरीफाई कीजिएगा, सुनील ने आंसर दिया है 8.7%। ठीक है, इट्स 8.7%। लेकिन ये है प्री टैक्स, बिफोर टैक्स। ऊपर क्वेश्चन में क्या मैंने लिखा है, टैक्स रेट कितना है, 20% है। तो इसको हम करेंगे पोस्ट टैक्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1 माइनस टी। ये क्या, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। यार 6.96%। ओके, इसी के साथ हमें चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ लोन नोट्स। टोटल लोन नोट्स कितने इशू किए हैं कंपनी ने, 4 लाख। और एक लोन नोट की मार्केट वैल्यू कितनी है, 103 रुपए 60 पैसे। तो हमारे 4 लाख लोन नोट्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, फोर्टी 1,440,000। अच्छा, अब देखें हमें इक्विटी के हवाले से क्या चीजें पता चली। हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट की कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज 8.72%। और इक्विटी की मार्केट वैल्यू हमने कैलकुलेट की 73 मिलियन। दूसरा सोर्स प्रेफरेंस शेयर्स, इसकी कॉस्ट हमने कैलकुलेट की थी 8.65%। और प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 26 मिलियन। तीसरा सोर्स डेट यानी लोन नोट्स, इसकी कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 6.96%।
और उसकी मार्केट वैल्यू है 41,440,000। तो टोटल कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी हुई? इन तीनों को प्लस करें। तो टोटल कंपनी की वैल्यू आ रही है 140,440,000। अब हमें इसका कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज। पहला तरीका, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेटेज ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इंटू वेटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेटेज ऑफ डेट। तो इस कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 8.75%, और वेटेज ऑफ इक्विटी का मकसद टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी का कितना परसेंटेज है। मिसाल हम यूं देखें कि 73,140.44 का कितना परसेंट है, यानी कंपनी की टोटल वैल्यू में इक्विटी की वैल्यू कितनी है। तो अगर हम परसेंटेज में कर रहे हैं तो इसका आंसर आ रहा है 51.97%। इसको हम कहते हैं वेटेज। तो यहां पे हम या तो वेटेज रख दें या तो हम डायरेक्टली फिगर्स रख दें। 73 इक्विटी है आउट ऑफ 140.44, प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपने कैलकुलेट किया है 8.65% इंटू वेटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर है 26 मिलियन आउट ऑफ 140.44, प्लस डेट है 6.96, और इसकी वेटेज है 41.44 आउट ऑफ 140.44। ओके, अब मुझे इसको सम अप करके बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है टोटल ब्रैकेट का। ओके, वेरीफाई दिस। हर्षम आपने आंसर बताया है 1.
सॉरी 8.187, ओके ओके ठीक है। तो इसको अगर हम राउंड अप कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8.2% है, अगर हम राउंड अप कर दें तो। लिहाजा अब कंपनी ने कहीं भी पैसे लगाने हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट को अप्रेस करना हो, तो वहां से कंपनी 8.2% का रिटर्न मांगेगी। अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट से कंपनी ने 8.2% रिटर्न कमा लिया तो इसका मकसद वो प्रोजेक्ट शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज करेगा। किसी को कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो अब तक तो उसको क्लियर कर लें, पूछ सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक जिसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं, इट्स क्वाइट सिमिलर टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेकिन थोड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं इसमें, दैट इज बिजनेस वैल्यूएशन। लेट्स से अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो अब स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर इशू करना चाह रही है। सुनील, इतना हमारे पास पीछे बेसिकली टाइम नहीं है। हमारी नेक्स्ट क्लास फ्राइडे पे है और कमिंग वीक में 2 क्लासेस हैं, तो एटलीस्ट इसका मैं इंट्रो तो दे देता हूं, फिर इसको बहुत ज्यादा स्पीड बेशक नेक्स्ट क्लास में पकड़ लेंगे। ओके, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर अब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना चाहती है, शरोज मैं टेस्ट अभी अपलोडिंग पे मैंने लगाया हुआ है, बेसिकली मैंने कुछ क्वेश्चंस बना लिए हैं, तो होपफुली मैं कल या परसों तक कर पाऊंगा। मैं आई वाज ऑल्दो प्लानिंग कि मैं कल तक कर लेता था, लेकिन टाइम नहीं मैनेज हो पाया और क्वेश्चंस में बना नहीं पाया इतने, तो आई एम वर्किंग ऑन क्वेश्चंस। इंशाल्लाह इस वीक में आपको किसी भी टाइम लिंक आ जाएगा एंड यू विल बी हैविंग टाइम, 2 से 3 दिन में आपको दे दूंगा, तो उस टाइम में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना चाह रही है तो वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से उठ के पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाएगी। लेकिन इस कंपनी ने ये डिसाइड करना है कि मैं अपना शेयर कितने में लॉन्च करूं। अब अगर एक कंपनी जो कि प्राइवेट लिमिटेड की हैसियत से पिछले 10-12 साल से काम कर रही है और अगर उस कंपनी की सक्सेसफुल एंड पॉजिटिव रेपुटेशन रही है, तो उसको ये डिसाइड करना होगा कि हम अपना एक शेयर कितने में लॉन्च करें। शायद आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, पाकिस्तान में हम बुक बिल्डिंग के थ्रू कंपनी की शेयर प्राइस डिटरमिन करते हैं, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकली इसको कभी एक्सपीरियंस किया हो तो आपको पता होगा कि कंपनी अपनी एक फ्लोर वैल्यू देती है।
कि बिडिंग प्रोसेस भी उस फ्लोर प्राइस से ऊपर ही आपने बिड करना होता है। तो कंपनी के पास अपने तरफ से एक कैलकुलेशन होनी चाहिए। सिमिलरली जो स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स हैं, उन इन्वेस्टर्स को भी पता होना चाहिए कि इस कंपनी का शेयर कितने में वर्थ है। तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उस कंपनी की लॉन्च शेयर प्राइस। इसी तरह से अगर कोई टेक ओवर या मर्जर है, यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना चाह रही है, उसके मेजॉरिटी शेयर्स खरीदना चाह रही है, तो उस कंपनी को यह डिसाइड करना होगा कि कितने में इन्वेस्टी कंपनी को खरीदा जाए। तो जो अक्वायरर है, यानी जो पेरेंट बनने वाला है, उस पेरेंट ने डिसाइड करना होता है कि मुझे टारगेट कंपनी किस वैल्यू पे बारे में आएगी और अकॉर्डिंगली कितनी गुडविल मुझे पे करनी चाहिए उस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए। तो ये काम हम प्राइमरीली करते हैं बाय मींस ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन टेक्निक्स। रबा पॉसिबल है मेरी तरफ से भी कुछ इंटरनेट ट्रबल हो, अगर बाकी स्टूडेंट्स भी फेस करें तो, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व्ड इट ट्वाइस, तो शायद इंटरनेट में कुछ इशू हो, या आपकी तरफ से या मेरी तरफ से। ओके, बहरहाल बिजनेस वैल्यूएशन जरूरी प्रोसेस हो जाता है। इसका एक तरीका होता है पीई रेशो। पीई रेशो का मकसद है इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है। इसका है टाइम्स में। लेट्स अज्यूम हमें पता चल जाता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पीई रेशो 12 टाइम्स है। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मकसद इन्वेस्टर कंपनी के प्रॉफिट के 12 गुना ज्यादा पैसे देगा। शायद कि आया कंपनी की जो शेयर प्राइस मार्केट में चल रही है वो फेयर है या अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो हम किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस निकालने के लिए इंडस्ट्री का पीई रेशो उठाते हैं। अज्यूम एक्स लिमिटेड है, उसका अर्निंग पर शेयर 4.23 रुपए है। और ये भी ऑटोमोबाइल कंपनी है। तो पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज का मैंने ऐसे आइडिया दिया कि अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर का रेशो 12 टाइम्स है तो एक्स लिमिटेड का शेयर कितने में लेना चाहिए। तो शेयर प्राइस निकालने के लिए हम ईपीएस लेंगे टारगेट कंपनी का और उसको मल्टीप्लाई करेंगे इंडस्ट्री के पीई रेशो से। तो एक्स लिमिटेड की शेयर वैल्यू आप निकालना चाह रहे हैं। एक्स लिमिटेड का शेयर, उसका ईपीएस कितना है, 4.23 रुपए। और ऑटोमोबाइल सेक्टर का पीई रेशो कितना है, 12 टाइम्स। तो हम टारगेट कंपनी के ईपीएस को मल्टीप्लाई करेंगे इंडस्ट्री के प्राइस अर्निंग रेशो से। क्या आंसर आ रहा है। करेक्ट, 50.76। शायद इसको हम अब टाइम्स नहीं कहेंगे, 12 टाइम्स मतलब 12 गुना। पीई रेशो का मकसद है कि कितने गुना ज्यादा ईपीएस के प्रॉफिट के कितने गुना ज्यादा पैसे देके हम शेयर खरीद सकते हैं। लेट्स से स्टॉक एक्सचेंज में कंस्ट्रक्शन सेक्टर
का एवरेज पी रेशो 14.4 टाइम्स है। और स्टॉक मार्केट में एक कंपनी है ब्रिक्स लिमिटेड, उसका ईपीएस है ₹1.48। आप बताएं कि ब्रिक्स लिमिटेड की शेयर प्राइस कितनी होनी चाहिए? ₹23.30। सुनील, ₹21.30। ओके, तो शेयर प्राइस कितनी होनी चाहिए, बिजनेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हम रखेंगे उसका ईपीएस और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर उसके ईपीएस के 14.4 गुना ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। उस हिसाब से इन्वेस्टर एक शेयर खरीदेगा ₹21.30 में। ठीक है, बात समझ में आ गई? और इसी को अगर कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू ऑफ बिजनेस को हम कह सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मकसद हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस, कि एक कंपनी के कितने शेयर्स इशूड है और एक शेयर की वैल्यू कितनी है। इससे हमें पता चलेगी किसी भी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन। दूसरा, किसी भी कंपनी की वैल्यू कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका है कैश फ्लो टेक्निक्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू इज present value of estimated cash flows discounted at investors required rate of return।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कैश फ्लोज। तो अगर हम किसी भी कंपनी की शेयर की वैल्यू निकालना चाहें तो इसका भी एक तरीका है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में पहले हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे थे, अब हम प्राइस निकालेंगे। तो फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे। पहले फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट। अब हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू डी नॉट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। या इसी का दूसरा तरीका होता है डीजीएम। डीजीएम की वैल्यू निकाली जाएगी एज डी नॉट इंटू 1+G डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी -G। शायद नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। इसे शेयर प्राइस नहीं पता चलेगी, इसे ईपीएस पता चलेगा। देखिए यहां पे मैं बता देता हूं, ईपीएस इज अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मकसद नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इससे पता चलेगा कि हर एक शेयर के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है। जाहिर सी बात है, एक साल के प्रॉफिट में शेयर नहीं बिक जाएगा। मिसाल, अगर एक स्कूल है, रनिंग स्कूल है, जिसके एक साल का प्रॉफिट 40 लाख रुपए है, तो 40 लाख रुपए तो सिर्फ एक साल का प्रॉफिट है। पूरा का पूरा स्कूल तो 40 लाख रुपए में नहीं मिल जाएगा ना, क्योंकि 40 लाख रुपए तो एक साल की इनकम है। ठीक हो गया? तो इसको हम कहते हैं ईपीएस। अच्छा, एक हम डीवीएम के थ्रू भी शेयर वैल्यू कर सकते हैं और डीजीएम के थ्रू भी। एग्जाम्पल लेते हैं। कि कंपनी है लेदर लिमिटेड, और उसने इस साल डिविडेंड पे किया है 90 पैसा का।
ओके, एक कंपनी ने अभी डिविडेंड पे किया है 90 पैसे का, जबकि आज से 3 साल पहले इस कंपनी ने डिविडेंड दिया था 75.566 पैसा का। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी एवरेज एनुअल ग्रोथ कितनी है? हर साल इसका डिविडेंड कितने से ग्रो कर रहा है? यस एनीवन ग्रोथ बता सकते हैं? देखिए, ग्रोथ हम कैसे निकालते हैं? रिसेंट डिविडेंड, अभी डिविडेंड कितना दिया है? 90 पैसा डिवाइडेड बाय 3 साल पहले डिविडेंड कितना दिया था? इसमें बताए जी की वैल्यू क्या आ रही है? ठीक है, वी कैन राउंड इट अप सुनील, इट इज 18.17 या यू कैन से 18 रुपीज पर शेयर। तो ये दो तरीकों से हमने कैलकुलेशन की। एक है डीवीएम, डीवीएम में हमने क्या किया? डी नॉट डिवाइडेड बाय सी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसको मैंने बताया कि परपेचुइटी फैक्टर वाले हिसाब से हम शेयर की वैल्यू निकाल रहे हैं। और दूसरा हमने किया डीजीएम, डीजीएम का फॉर्मूला है डी नॉट इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी। तो इन दोनों तरीकों से हम शेयर की प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं, रेशियो, और दूसरा हमने किया डीवीएम और तीसरा हमने किया डीजीएम।